दरअसल मारुति को लेकर काफी एंटिसिपेशन था कि कब ये अपनी ईवी स्ट्रैटेजी लेकर आएंगे और एक ये बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। वाइब्रेंट गुजरात समिट में मारुति सुजुकी अपने ईवी प्लान्स को, ईवी स्ट्रैटेजी को डिस्क्लोज कर सकती है। अभी तक उन्होंने ईवी प्लान्स के बारे में कुछ भी ऑफिशियली कहा नहीं है। हालांकि सोर्सेज के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उसके मुताबिक हमें ये जानकारी मिली है कि कंपनी अपने ईवी और हाइब्रिड प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर सकती है, यानी वो प्रोडक्ट जिनको कंपनी हाइब्रिड फ्यूल, फ्लेक्सी फ्यूल या फिर ईवी के तौर पर लाने की प्लानिंग कर सकती है। खबर तो ये भी मिल रही है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये कि टोयोटा के साथ कंपनी टाई अप कर सकती है टेक्नोलॉजी के लिए, ईवी टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि टोयोटा ग्लोबली एक बड़ा प्लेयर है ईवी मार्केट में, हाइब्रिड मार्केट में। या फिर को ब्रांडिंग के विकल्प भी तलाशे जा सकते हैं, यानी टोयोटा की गाड़ी को मारुति रीब्रांडिंग करके भारतीय बाजारों में ईवी मॉडल के तौर पर बेच सकती है। एस क्रॉस जो इनकी एक कॉम्पैक्ट एसयूवी है, उस लाइन पर कंपनी ईवी प्रोडक्ट लाने का प्लान कर रही है। तो टोयोटा के पास ऑलरेडी ईवी और हाइब्रिड फ्यूल की टेक्नोलॉजी है, उसका फायदा कंपनी उठा सकती है। इंपॉर्टेंट यह है कि कंपनी को किसी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कंपनी ने हाल ही में कहा भी है 30,000 करोड़ के कैश रिजर्व्स उनके पास है, जिसका इस्तेमाल करके वो इस पर कामकाज करेंगे, जो ईवी टेक्नोलॉजी या फिर ईवी स्ट्रैटेजी प्लान्स उनके रहेंगे। ऑलरेडी ये इंडिकेशन मारुति ने हाल ही में हमारे सिस्टर चैनल को दिया भी था, महज एक हफ्ते पहले ही, कि 2025 एक डेडलाइन है, उससे पहले पहले वो अपना एक ईवी प्रोडक्ट लेकर आएंगे, फिर चाहे वो 2022 में हो, 23 में हो या फिर 24 में क्यों ना हो। तो मारुति अब फाइनली अपने सॉक्स पुल कर रही है ईवी प्रोडक्ट्स को लाने के लिए, ईवी स्ट्रैटेजी को के साथ आगे बढ़ने के लिए। तो ईवी में मारुति का एक्सपेंशन और उस एक्सपेंशन के ट्रिगर के बीच मारुति में जोरदार तेजी। मानस, मारुति एक बढ़िया कंसोलिडेशन, हायर लेवल से ईज आउट है, खोने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्या किया जाए इसमें? देखिए, ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि खोने के लिए बहुत ज्यादा नहीं है। 7,000 के आसपास सपोर्ट दिखता है। एक ब्रेकआउट 7300 के ऊपर हमने देख लिया और यहाँ से शायद आपको एक रैली देखने को मिलेगी जिसमें 7750 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो खरीदारी करने की राय रहेगी 7200 का स्टॉप लॉस रखे। लेकिन देखिए, इस स्पेस में सबसे बेहतरीन तो टाटा मोटर्स है, वहां पर ही मेरी नजर है। मैं समझता हूँ कि 4 व्हीलर्स में आपको अगर स्पेशली आपको ईवी में ही प्ले करना है तो ईवी के लीडर के साथ जाइए, टाटा मोटर्स में खरीदारी करिए, क्योंकि यहाँ पर पैटर्न बहुत क्लियर दिखता है। 20 डे मूविंग एवरेज रिगेन हो गए हैं, तो बेहतर रहेगा कि आप मारुति की जगह टाटा मोटर्स में खरीदारी करिए 482 के स्टॉप लॉस से 510-515 के टारगेट के लिए। 510-515 के टारगेट्स के लिए आप खरीदारी कर सकते हैं टाटा मोटर्स में। डीआई पे भी बंद हुआ। इसी के साथ एक बार आप अशोक लेलैंड को और लेकर आइए, वहां पर भी इसी तरह का मूव था, वो भी दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होते हुए दिखाई पड़े। मानस, मारुति की बात हुई, टाटा मोटर्स की बात हुई, एक बार अशोक लेलैंड को और देखिए, वहां क्या करें, वहां पर भी अच्छा मूव था। देखिए, ये सही है कि स्टॉक कोशिश कर रहा है बॉटम बनाने की 120 रुपए के आसपास, तो पोजीशन है तो बने रहिए, 120 का स्टॉप लॉस रखिए। लेकिन खरीदारी की राय तभी रहेगी जब स्टॉक अपने 20 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लेगा, उसको ब्रीच कर देगा। तो 130 के ऊपर के ब्रेकआउट का इंतजार करिए, बट फिलहाल के लिए बने रहिए 120 के स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो 120 का स्टॉप लॉस बने रहने की राय। लेकिन हाँ, सबसे बढ़िया विकल्प अभी भी टाटा मोटर्स है, जिसके ऊपर मानस दांव लगाने की बात कर रहे हैं। मानस, आज बैंक्स में एसबीआई और साथ साथ हिंडाल्को, इन दोनों में क्या करें मेटल में से? देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर आप बात कर रहे हैं तो मेरे समझ में कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का जो मूव आज का था वो एक रिवर्सल का साइन था, क्योंकि एक रेजिस्टेंस था 480 का, स्टॉक ने उसको ब्रीच कर दिया, 20 डे 50 डे मूविंग एवरेज वापस रिगेन कर लिए और यहां से कम 510 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो 480 के स्टॉप लॉस से आपको एसबीआई में खरीदारी करनी है। दूसरा, हमने मेटल क्षेत्र की बात की, हिंडाल्को की बात की, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है। जैसा पैटर्न स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, एग्जैक्टली वैसे ही पैटर्न हिंडाल्को का। हिंडाल्को ने भी अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को रिगेन कर लिया है, कंफर्मेशन दिया है ब्रेकआउट का 440 के ऊपर। तो यहाँ पर भी खरीदारी करने की राय रहेगी, 440 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए 485 के टारगेट के लिए। 485 का टारगेट, 440 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। चार्ट लेके आए एक बारी बाटा का, यहां पर भी बढ़िया मूव सेकंड हाफ के अंदर आया, दिन के ऊपरी स्तरों पर जाकर बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। और उसके अलावा IRCTC बड़े लंबे अंतराल के बाद यहां पर आज वापस मूव आया है। बाटा दिन के ऊपरी स्तरों पर। अच्छा मानस, दोनों में क्या करें? बाटा एक ट्रिगर मिल रहा है मेट्रो के IPO को लेकर, और IRCTC दोबारा स्टीम पकड़ रहा है, 3.5% की तेजी आई, डीआई पे बंद हुआ, क्या करें इन दोनों में? देखिए, बाटा में खरीदारी करनी है, 1930 का स्टॉप लॉस रखना है, 2075 के टारगेट आपको सेट करने हैं। IRCTC में अभी थोड़ा और इंतजार करिए। देखिए, जब यहाँ पर 875 880 के ऊपर के लेवल्स देखने को मिले, तभी आपको IRCTC में खरीदारी करनी है। तो अभी नहीं,
IRCTC में समय दें, लेकिन हाँ बाटा के अंदर आप खरीदारी कर सकते हैं। 2000 के ऊपर के टारगेट्स यहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं। F&O में टॉप गेनर था आज MCX एक समय पे, हालांकि ऊपरी स्तर से थोड़ा सा ईज आउट जरूर हुआ। तो एक तो आप MCX के ऊपर अपनी राय रखें और दूसरा कैश में से BSE को चुने। बढ़िया तेजी BSE के अंदर, क्या जबरदस्त मूव आया यहाँ पर। क्या करें, क्योंकि आज पूरा एक्सचेंज स्पेस, चाहे वो BSE हो, MCX हो, IEX हो, सब में ही तेजी थी। तो क्या रणनीति रखें BSE के अंदर और MCX के अंदर? देखिए, MCX में हाई लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखने को मिली है, लेकिन पैटर्न पॉजिटिव लगता है। बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। अगर आप ऑसिलेटर्स देखिए तो वहां पर पॉजिटिव क्रॉसओवर है। मेरे हिसाब से बाउंस बैक के लिए बिल्कुल खरीदारी करनी है। 1825 के टारगेट सेट करें, करंट लेवल्स पे खरीदारी करें और 1640 के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है। और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मूव तो अल्टीमेट है, क्योंकि देखिए 2 दिनों का कंसोलिडेशन देखने को मिला था, लेकिन फिर से आज ब्रेकआउट देखने को मिला है। और मेरा समझना है कि ये रैली कम से कम 2250-2300 रुपए तक के लेवल्स तक कंटिन्यू रह सकती है। तो यहाँ पर भी बने रहने की सलाह है। फ्रेश खरीदारी के लिए तो देर हो गई है, बट आप जो पोजीशन है बनाए रखिए, 1950 के स्टॉप लॉस रखिए। तो अच्छा, 1950 के एक स्टॉप लॉस बने रहे, नई खरीदारी अभी ना करें। थोड़ी देर पहले आप बात करते हैं औरोबिंदो फार्मा की भी, डे हाई पर ये बंद हुआ 3-3.5% की तेजी के साथ। क्या लगता है, अभी भी बाय बनता है या अभी वेट करें? देखिए, बायोकॉन के बाद अगर कोई और स्टॉक मेरी नजर में था खरीदने के लिए तो वो डेफिनेटली ऑरो फार्मा था। ऑरो फार्मा ने देखिए तो आज अपना 50 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है और पैटर्न पॉजिटिव है। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक तैयार हो गया है अपने 100 डे मूविंग एवरेज को टेस्ट करने के लिए, जो कि 750 रुपए के आसपास बनता है। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी करने की राय रहेगी। 680 के नीचे स्टॉप लॉस रखिए, 750 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, 750 का टारगेट यहाँ रहेगा। आपने एक बजाज फाइनेंस की भी बात की थी इसी श्रृंखला में, NBFC स्पेस में से ही। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और M&M फाइनेंशियल दोनों ही बढ़िया तेजी में थे। RBI की पॉलिसी के बाद भी इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ा। यहाँ क्या करें? देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में तो मैं अभी थोड़ा और इंतजार करूंगा। मेरे हिसाब से 1520 के ऊपर ही आपको श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस में खरीदारी करनी चाहिए, बट पोजीशन है तो बने रहिए और 1464 के स्टॉप लॉस से। M&M फाइनेंस में भी थोड़ा अभी और इंतजार करना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर भी अभी 20 डे मूविंग एवरेज रीगेन नहीं हुए हैं, लेकिन क्योंकि फॉर्मेशन बता रहा है कि एक बॉटम बनने की कोशिश है, इसलिए 160 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर भी बने रहा जा सकता है। ओके, तो M&M फाइनेंशियल में बने रहे, श्रीराम ट्रांसपोर्ट में अभी आउटराइटली ना उतरे, लेकिन हाँ बजाज फाइनेंस सेक्टर का प्रिफर्ड पिक जो कि मानस की तरफ से है। चलिए, एक ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक के बाद लौटेंगे, मानस से हम आगे बातचीत करते रहेंगे और साथ ही साथ यतिन भी मौजूद होंगे रोज की तरह। उनसे हम बातचीत करेंगे डीलिंग रूम को लेकर, किस तरह का मूड माहौल है, कौन कौन से स्टॉक उन्होंने चुने हैं, इन सब पे हम बातचीत करते हैं छोटे से ब्रेक के उस पार। Hyundai पेश करते हैं आज की